गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपको वेक्टर पढ़ाएंगे। वेक्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनमें हम स्केलर क्वांटिटी को लेते हैं, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हम पढ़ें, जहाँ हमें केवल क्वांटिटी से मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपीज़ केवल हमें 5 रुपये से मतलब है, 10 रुपये से मतलब है। सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड टाइम को अगर हम देखें तो उसमें केवल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है। पर कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल आ जाता है। जब डायरेक्शन का रोल आने लगा, जब डायरेक्शन अपना रोल प्ले करने लगा, तो हमने एक क्वांटिटी बनाई जिसको हमने वेक्टर का नाम दे दिया। मीन्स आगे हम इसमें शुरुआत करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी के बारे में। विच है ओनली मैग्नीट्यूड, विच है ओनली मैग्नीट्यूड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कह दिया कि मास है, आपने कह दिया वॉल्यूम है, आपने कह दिया टाइम है जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, आपने कह दिया कि भाई टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी मैंने अभी अभी जिक्र किया था कि एक ऐसी क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या एज वेल एज डायरेक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह उसके पास मैग्नीट्यूड है ना, उसी तरह से उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। समझ आ गया भाई। अब जैसे कि उसके पास डायरेक्शन है, मतलब वो डायरेक्शन के कुछ रूल भी फॉलो करेगा, ठीक है, एंड ओबे, यहाँ भी बता देता हूँ वेक्टर रूल्स। तो वेक्टर रूल्स हम आपको आगे पढ़ाएंगे, कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, आपने फोर्स की बात करी, आपने वेलोसिटी की बात करी, तो ये सब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन भी होती है। आपने किसी को धक्का दिया तो किस डायरेक्शन में धक्का दिया, किस डायरेक्शन में आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। तो ये सब क्या है, ये सब हम आपको डायरेक्शन के साथ क्वांटिटी बता रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगला पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरो का साइन लगाते हैं। ये एरो जो है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये हेड है, ये क्या है भाई, टेल, हमने कह दिया ओ ए। तो जहाँ पर भी डायरेक्शन का यूज होगा वहाँ हम एरो लगाएंगे और किस तरह लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। पर यहाँ पर आपने एक पॉइंट और समझना है कि कई बार क्या होता है कि आपने ये कह दिया कि भाई डायरेक्शन जो है इस तरफ है, मीन्स वर्टिकली डायरेक्शन आपने बता दी और आपने लिख दिया ओ ए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ओ ए को ऐसे लगा कर नहीं दिखाना है, ये गलत मेथड होगा। मेरी बात समझ गए। ओ ए पर हमेशा राइट साइड ही एरो लगेगा। अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड डायरेक्शन है तो भी राइट साइड ही एरो लगेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि एरो लगाना केवल और केवल ये शो करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डायरेक्शन तो हम अलग से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो यहाँ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ से शुरुआत करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से शुरुआत होगी, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। देखिए ध्यान से, हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं, हम ओरिजिन ड्रा करते हैं। हमने कहा ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमने ये कहा कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, और जहाँ एक बात ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पी पॉइंट है और इसको मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ, और आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब आप सोच रहे हो कि इसकी पोजीशन यहाँ से क्यों बताई गई, तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी भी सिटी में खड़े हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप अपनी पोजीशन किसी अननोन को बताते हो, तो वो उस जगह का नाम नहीं जानता, तो आप ये बताते हो कि हम बेसिक इसके रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से इस डायरेक्शन में खड़े हैं, इतनी दूर खड़े हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो हमेशा सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ओरिजिन लेते हैं, और पोजीशन, किसी की भी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ओरिजिन बनाना ज़रूरी है। ओरिजिन बनाने के बाद हम ये बताएंगे कि भाई वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में है और इतनी दूर है। मतलब आपने ये भी बता दिया OP, ये तो डिस्टेंस हो गई, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन भी शो कर दी। समझ आ गया? आप ये कहोगे इट टेल्स स्ट्रेट OP डिस्टेंस OP लेंथ भी कह सकते हो, फ्रॉम ओरिजिन। हमने तो ये कहा है कि भाई ये है ना, ये 10 मीटर दूर है ओरिजिन से, 15 मीटर दूर है ओरिजिन से, पर ये तो हमने केवल मैग्नीट्यूड बताया, मतलब हम इसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो हम क्या कहेंगे? इट हैज़ डायरेक्शन थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? यहाँ पर हमने क्या बता दी भाई? डायरेक्शन बता दी। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी। मतलब हमने ये बता दिया कि ये 30 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल 10 मीटर दूर ओरिजिन से रखा हुआ है, तो हमने इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। हमने क्या बता दी? इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। समझ आ गया होगा? अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बताते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास क्या था? पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने बताना है तो क्या बताओगे? तो मान लीजिए कहीं पर किसी भी पॉइंट पर आप लोकेट कर रहे हो या आपकी पोजीशन है, ठीक है। आपने ये कहा कि आप यहाँ पर किसी एक P पॉइंट पर हो, ठीक है। अब आप P पॉइंट से मूव करके यहाँ Q पॉइंट पर पहुँच गए, ठीक है। आप P पॉइंट से मूव करके कहाँ पहुँच गए भाई? Q पॉइंट पर। तो सबसे पहले ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मैंने क्या कहा कि भाई आप पहले इनिशियल R वेक्टर, R पोजीशन वेक्टर पर थे, ठीक है। अब आपने क्या किया? यहाँ से डिस्प्लेस किया, मतलब अपनी डायरेक्शन को और अपने मैग्नीट्यूड को आपने चेंज किया,
समझ आ गया। तो मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ, और आप कहाँ से पी से कहाँ मूव कर गए, क्यू पर। तो ये आपका पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप कहाँ पहुँच गए, क्यू पर पहुँच गए। अब यहाँ आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ आपका पोजीशन वेक्टर आर डैश मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ मैंने क्या कहा, इट इज़ दैट वेक्टर, it is that vector which tells how much and in which direction, दोनों चीज़ें बतानी है, in which direction an object has changed its position with time। ये ध्यान रखना है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किस डायरेक्शन में और कितनी अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, समझ आ गया। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है। अगला है पोलर वेक्टर। एंड एक्सियल वेक्टर। देखिए कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम ही नहीं होता, पर जो पोलर वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो, फिक्स हो। और आप ये भी कह सकते हो ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये ज़रूरी होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ हमें पता है कि ये वेक्टर ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो ये पोलर वेक्टर भी आप कह सकते हो, कॉल्ड पोलर वेक्टर। दूसरा मैंने बताया था एक्सियल वेक्टर, नाम से भी पता चल रहा है जो किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट कराए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये बता दें ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर कोई पार्टिकल यू मूव कर रहा है, ये हमारा जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट and acts along the axis, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कराए। अब ये डिपेंड करता है, इसमें जो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग जो राइट एंड थंब रूल था जो हम लगाते हैं, राइट एंड थंब रूल। जैसे कि कोई भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो टॉर्क होगा वो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन दैट इज़ अपवर्ड। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, रोटेशनल और एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं
कि बहुत सारे वेक्टर, जैसे कि हम इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इनके बारे में पढ़ेंगे। सम कॉमन डेफिनेशंस, सम कॉमन डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की कुछ कॉमन डेफिनेशंस के बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ कॉमन डेफिनेशंस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है भाई? इक्वल वेक्टर का मतलब है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास है बी वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे, टू वेक्टर्स are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction। मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इन दोनों में एरो का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, इस तरह के वेक्टर को क्या कह देंगे, इक्वल वेक्टर। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं भाई, ये इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव वेक्टर, इसके अंदर जो दोनों वेक्टर हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो वैल्यू है वो तो सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। एक आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट वेक्टर। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोला जाए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर मॉडुलस, और कैसे करेंगे, ए मतलब एरो का साइन आप हटा दो तो ये केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। उसके बाद अगला ले लेते हैं भाई, ये पेज नंबर 2, अभी तो हमने इसकी शुरुआत ही की है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस और हैं भाई, धीरे धीरे सारी डेफिनेशंस हम बता देते हैं। फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बता देते हैं, यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है क्या है भाई, विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, एंड ओनली यूज टू गिव डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर है तो हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट होगा, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, पर केवल और केवल किसी की डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। उसको ड्रा किया जाएगा तो वो किसी ना किसी की डायरेक्शन देगा बस, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा यूनिट वेक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाई कैप, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैप। कैप मतलब ये इस तरह से लगा दिया जाएगा, ए। देखिए हम क्या बोलते थे, ये ए वेक्टर है, इसको क्या कहेंगे, ए वेक्टर बोल दिया हमने। और अगर ए पर कैप लगा दी गई तो इसको बोला जाएगा ए इज़ ए यूनिट वेक्टर। समझ आ गया, जिसके ऊपर इस तरह की कैप लगा दी जाए उसको यूनिट वेक्टर बोला जाएगा।
अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनिट वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड किया मॉडुलस किया तो वो क्या होगा 1। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमने पहले इसकी डेफिनेशन में आपसे बताया विच एज यूनिट मैग्नीट्यूड, और इसका यूज़ केवल डायरेक्शन देने के लिए किया जाता है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कि ए वेक्टर और अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड, ये याद रखना है। मतलब आप ये भी कह सकते हो ए वेक्टर अपॉन ए, क्योंकि ये तो मॉडुलस है, तो होता है ना, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है। तो ए वेक्टर अपॉन ए, देखो इसको क्या कहेंगे भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अपॉन में ये क्या है केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी, केवल डायरेक्शन बचेगी। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, वो केवल किसके लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कि आपसे कोई भी एक वैल्यू लिख दी जाती है और उसके साथ कोई यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को शो करते हैं। एक बात ध्यान रखना, तो हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है भाई, जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं आई यूनिट वेक्टर से, वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे यूनिट वेक्टर से, और जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं के यूनिट वेक्टर से। मतलब आप ये कह सकते हो कि आई वेक्टर मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड के यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आपने लिख दिया r इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, इस तरह से लिख दिया, तो आपने समझना है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस में जाता है, फिर 2 मीटर डिस्टेंस वाई एक्सिस में जाता है, फिर 4 मीटर डिस्टेंस नेगेटिव जेड एक्सिस में जाता है। माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ आ गया होगा भाई। आई का मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये याद रखना है आपने। ठीक है, जे का मतलब क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, के का मतलब क्या है, अलोंग जेड एक्सिस। जहाँ माइनस लग जाए तो अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव बताया था, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन, कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए आप किसी यूनिट वेक्टर को या किसी वेक्टर को डिफाइन करना चाहते हो, आप ये कहते हो कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर देखिए ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ना, तो हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई ए इज ए यूनिट वेक्टर। बोलो हो गया कि नहीं। मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। समझ आ गया होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो यूज किया जाता है। समझ आ गया भाई। अब एक बात और ध्यान से समझनी है कि हमेशा ये बात याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर की कभी कोई यूनिट ही नहीं होती है, ये याद रखना। इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। और जो भी वेक्टर है उनकी यूनिट होती है, उनका डायमेंशन भी होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये याद रखना है। इसकी ना तो कोई यूनिट होती, ना कोई डायरेक्शन, क्योंकि देखिए कि ये ना तो कोई डायमेंशन होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो गया। मान लो लेंथ अपॉन लेंथ है तो कैंसिल हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, अकेली क्या बची, डायरेक्शन बची, जो एरो का साइन दिखा रही है बस। तो ये हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, ये हमेशा याद रखिए। एक मैं आपको बताता हूँ भाई, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसको फिक्स वेक्टर बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, फिक्स वेक्टर। जैसे किसी का ओरिजिन इनिशियल वेक्टर फिक्स पॉइंट है तो उसको हम फिक्स वेक्टर बोल देंगे। एक मैं आपको बताता हूँ फ्री वेक्टर, इसका नाम होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर।
नाम से भी पता चल रहा है वैसे तो ये फ्री है या नॉन लोकलाइज्ड है, जिसका लोकेशन हमें मालूम नहीं है। इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स, इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है भाई। एक हमारे पास होता है कोलिनियर वेक्टर। देखिए ये वर्ड जहाँ पर भी आ जाए, को का मतलब समझना है सेम, और लीनियर का मतलब समझना है लाई ऑन ए लाइन। समझ आ गया? मीन्स एक ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर्स, द वेक्टर विच दोज वेक्टर्स which are lies in on a same line, those vectors which are lies on a same line, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर एक्ट करते हो, सेम लाइन पर एक्ट करते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमने क्या कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। अब एक वेक्टर तो ये है ए वेक्टर, और इसी पर ही दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल छोटे बड़े हो सकते हैं। दूसरी बात, एक वेक्टर आपने कहा कि ए वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर आपने कहा कि बी वेक्टर इधर है। यहाँ इनके बीच में कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। इनके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये भी एक ही लाइन पर है ना, दोनों के दोनों। भाई दोनों की डायरेक्शन अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर एक लाइन पर होने चाहिए। जो एक लाइन पर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। समझ आ गया होगा भाई? ठीक है। दूसरी बात, ये जो वेक्टर्स हैं जो एक ही लाइन में एक्ट करते हैं उनको पैरेलल वेक्टर भी बोला जाता है। पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। मेरी बात समझ आ गई होगी? तो देखिए जैसे कि हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर के अंदर ज़रूरी होता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और एक दूसरे से अपोजिट हो। पर एंटी पैरेलल में ज़रूरी नहीं है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। समझ आ गया? तो इस तरह से इनके डिफरेंस को भी आपने अच्छे से समझना है। एक मैं आपको बताता हूँ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर देखो, को का मतलब सेम बताया था, और प्लेनर का मतलब लाई ऑन ए प्लेन, मतलब दोज वेक्टर्स which lies on a same plane। समझ आ गया? प्लेन के बारे में मालूम होना चाहिए। प्लेन मेक्स विद टू एक्सिस, दो एक्सिस से मिलकर प्लेन बनता है। मतलब जैसे कि आपने ये कहा, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया। अब आपने कहा एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर बी वेक्टर। एक वेक्टर आपने यहाँ बता दिया, एक वेक्टर आपने यहाँ बता दिया। कोई भी डायरेक्शन में आप बता सकते हो। इनका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसी तरह से मैं मान लो आपसे ये कह दूँ को इनिशियल वेक्टर, कितने पॉइंट हो गए भाई? 8। एक मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूँ को इनिशियल वेक्टर, को का मतलब सेम और इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट। दोज वेक्टर्स which have
इनिशियल पॉइंट इज सेम। वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हों, सेम। जैसे कि आपने कहा ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक वेक्टर चला गया बी पर, एक वेक्टर चला गया सी पर, एक चला गया डी पर, इस तरह से एक चला गया एफ पर, इस तरह से चले गए। तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कोप्लेनर, ये को इनिशियल वेक्टर हैं, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ को टर्मिनल वेक्टर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो ज़रूरी है। को टर्मिनल वेक्टर्स देखिए, को टर्मिनल वेक्टर का मतलब क्या होता है। को का मतलब सेम बताया था, टर्मिनल का मतलब एरो का साइन जहाँ पर वो टर्मिनेट करते हैं, वहाँ जहाँ पर वो मिलते हैं। मतलब द वेक्टर्स which have common terminal point are called कोटर्मिनल वेक्टर। मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक वेक्टर तो यूँ आ गया, दूसरा वेक्टर यूँ आ गया, तीसरा वेक्टर यूँ आ गया। जैसे कि आपने कहा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल वेक्टर है। ये इसके लिए एग्जाम्पल है। समझ आ गया। तो आपने इन सभी डेफिनेशंस को याद करना है और इनको अच्छे से समझना है, और उसके बाद हम इनको थोड़ा आगे शुरू कराएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे और छोटे पॉइंट बचे हुए हैं वो कराएंगे। थैंक यू।